लद्दाख सीरीज को जारी रखते हुए इस एपिसोड 8 में नुब्रा वैली, हुंडर, दिस्कित, नॉर्थ कुल्लू, खारदुंगला और साउथ कुल्लू होते हुए लेह पहुंचेंगे। इस दौरान 2 कुबड़ वाले ऊँट की सवारी करेंगे, रेत के टीलों पर चलेंगे, 106 फीट ऊंची बौद्ध स्टैचू के दर्शन होंगे, सबसे पुरानी और बड़ी मोनेस्ट्री के बारे में जानेंगे, ऊंचे पहाड़ से होकर गुजरेंगे। साथ ही बात करेंगे कि लेह कैसे पहुँचे, बस से सस्ता सफ़र कैसे करें, कितना खर्चा होगा, जाने का सही समय क्या है, कहाँ रुके, भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे गांवों की जानकारी देंगे। इनके अलावा और भी काफ़ी कुछ डिटेल शेयर होगी। तो चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपने एपिसोड 7 में देखा कि हम हुंडर में इस कैंप साइट पर रुके थे। एपिसोड 8 को यहीं से शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट में चाय के साथ पोहा और पराठे हैं। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, जब खाए थे तब भी अच्छे थे। खाना खाने के बाद अब हुंडर सैंड ड्यून्स की ओर चलते हैं, जहां 2 कुबड़ वाले ऊँट की सवारी और अन्य कुछ एडवेंचर एक्टिविटी करने को मिलेगी। सुबह के 10 बज चुके हैं। हमें बाकी स्थानों को देखते हुए आज जो है लेह भी जाना है, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। हुंडर से आगे तुरतुक जाना है, तो फिर यहाँ से करीब 90 किलोमीटर पड़ेगा वो। उसके फिर 10 किलोमीटर आगे थांग विलेज आएगा, जो इस तरफ से भारत का आखिरी गांव है। इनके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, डिटेल है काफ़ी कुछ देने को। यहाँ भारत के लास्ट विलेज के बारे में भी बोर्ड पर लिखा है कि इससे आगे सैंड ड्यून्स पर गाड़ी नहीं चला सकते, ड्रोन उड़ाने की परमिशन भी नहीं है। ये पार्किंग एरिया है, पास में वाटर स्ट्रीम है, पानी बह रहा है, लेकिन इस पानी में अपना वाहन धोने मत लग जाना और ना ही नदी के अंदर जाना। यहाँ कैंपिंग भी नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें करने पर 10,000 रुपये तक फ़ाइन लग सकता है। कैमल सफारी सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और शाम 3 से 6 बजे तक होती है, जो कि अभी थोड़ी देर बाद हम करेंगे। सबसे पहले तीरंदाजी ट्राई करते हैं। अरे पहले ऊपर जो है बादल गगड़ाएंगे, देखो बारिश होने लगी। 100 रुपये में ये 5 एरो मिलते हैं आपको चलाने के लिए। ठीक है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, बस ऐसी हवा में तीर चला रहा हूँ कि शायद कोई अपनी जगह पर सही निशाने पर लग जाए। चलिए अब उस ओर चलते हैं जिसके लिए हुंडर फेमस है। वो है ये डबल हम्प यानी 2 कुबड़ वाले ऊँट। इनको बैक्ट्रियन कैमल कहा जाता है। भारत में राजस्थान या अन्य जगहों पर आपने जो ऊँट देखे होंगे ना, वो 1 कुबड़ वाले होते हैं, जबकि यहाँ इन ऊँटों के 2 कुबड़ हैं। अब ये कुबड़ क्या है, तो इसको अगर हम आसान भाषा में समझे तो ऐसा मान लीजिए कि पीठ पर उभरे हुए इस हिस्से को ऊँट के लिए चलता फिरता लंच बॉक्स या फूड स्टोर कह सकते हैं। इसमें चर्बी यानी फैट जमा होता है। जब ऊँट लंबे सफ़र पर निकलते हैं, लंबी यात्रा पर जाते हैं, उनको पर्याप्त खाना नहीं मिलता, तो कैमल इस जमा चर्बी से एनर्जी लेता है और ज़िंदा रहते हैं ये। और जब 2 कुबड़ होंगे तो ज़्यादा फैट जमा होगा, मतलब ऊँट बिना खाए पिए ज़्यादा दूरी तक चल पाएगा। पुराने समय में सिल्क रूट द्वारा इन ऊँटों से माल ढोने का काम होता था। सिल्क रूट के बारे में मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कि पुराने समय में चीन से लेकर मध्य एशिया और भारत तक व्यापार होता था। ये ऊँट मूल रूप से मंगोलिया और मिडिल एशिया से भारत के लद्दाख में आए थे। तब हुंडर और दिस्कित व्यापारियों के ठहरने के केंद्र हुआ करते थे। इन ऊँटों से रेशम, मसाले, ऊन, नमक और कीमती पत्थर सहित अन्य कई वस्तुएं लाते और ले जाते थे। अब सवाल ये है कि इस तरह के ऊँटों का उपयोग क्यों होता था। साधारण ऊँट भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। देखिए इसके कुछ कारण हैं। जैसे जिस रूट से व्यापार होता था उसका ज़्यादातर हिस्सा ऊंचे पहाड़ों और ठंडे रेगिस्तान से गुजरता था।
इन ऊँटों की मोटी खाल और घने बाल होने से ये जो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ठंड को बर्दाश्त कर जाते थे और गर्मी में भी अच्छे खासे चलते थे। 200 से 300 किलोग्राम तक ये वजन ढो सकते थे। सिल्क रूट पर व्यापारी इनको रेगिस्तान के जहाज कहते थे। तो सोचो कितना महत्वपूर्ण रोल रहा होगा इनका। तो सैल्यूट है इन कैमल को, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पहले और अब भी टूरिस्टों को ये घुमा रहे हैं, तो इनको सैल्यूट तो बनता है यार, अच्छा रोल है इनका। इन ऊँटों को यूज करने का दूसरा कारण ये था कि इनके 2 कुबड़ होते हैं। एक कुबड़ के मुकाबले 2 कुबड़ में ज़्यादा चर्बी या खाना स्टोर हो जाता है, जिससे ये लंबे सफ़र पर बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। जब इनके कुबड़ में चर्बी यानी फैट कम हो जाता है, ये भूखे हो जाते हैं, तो इनके कुबड़ ढीले होकर एक तरफ लटक जाते हैं। आपने वीडियो में भी देखा होगा अभी, क्योंकि तब इनके कुबड़ में जमा चर्बी कम या फिर ख़त्म हो जाती है। बाद में जब इनको खाना और आराम मिलता है तो फिर से इनके हम्प खड़े हो जाते हैं, यानी कि कुबड़। 20वीं शताब्दी में सिल्क रूट व्यापार कम हो गया, तब इनको यही हुंडर और दिस्कित यानी नुब्रा वैली में छोड़ दिया गया। उस समय स्थानीय लोगों ने इनको पालतू बनाया और तब से अब तक ये टूरिस्टों के लिए यूज किए जाते हैं। ये लद्दाख का बहुत दुर्लभ और ऐतिहासिक पशु है। लद्दाख के पशुपालन विभाग के अनुसार इनकी संख्या अब 200 से 300 तक ही रह गई है, इसलिए प्रोटेक्टेड स्पीसीज घोषित इसको किया गया है। ये करीब 7 फीट ऊंचे और 500 से 1000 किलोग्राम वजन के होते हैं। आयु होती है इनकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच। हुंडर में कैमल सफारी का चार्ज करीब 500 रुपये में 15 मिनट, 700 में 30 मिनट और 1300 रुपये में लगभग 1 घंटे के आसपास घुमा देते हैं। ये रेत के टीलों के आसपास चक्कर लगाते हैं। ये प्राइस समय के हिसाब से कम बढ़ती हो सकते हैं। सीज़न के दौरान काफ़ी भीड़ होती है, तब इन पर बैठने के लिए आपको इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। कैमल सफारी के बाद अब अगले एडवेंचर को देखते हैं, वो है डेजर्ट बाइक या एटीवी राइड। रेत के टीलों यानी सैंड ड्यूज पर एटीवी राइड के एक राउंड के लगभग 1000 रुपये लगते हैं, जिसमें 15 से 20 मिनट की सवारी होती है। हुंडर में कमाल की मिक्स नेचर है। एक तरफ सैंड ड्यून्स है जो करीब 7 किलोमीटर के एरिया में फैले हैं, दूसरी तरफ हरियाली एवं नदी और तीसरी ओर ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। ये शायद सी बकथॉर्न का पेड़ है जिस पर पीले रंग की बेरीज लगी हैं। इन्हें लेह बेरी भी कहा जाता है। अब हुंडर से होते हुए दिस्कित चलते हैं, जहाँ पर मोनेस्ट्री और स्टैचू है। जहाँ कैमल सफारी करी थी वो था हुंडर सैंड ड्यून्स, और जबकि ये है हुंडर मेन गांव, जो कि सी लेवल से 3048 मीटर की हाइट पर श्योक रिवर के किनारे पर बसा है। ये विलेज लेह जिले की नुब्रा तहसील में आता है। हुंडर कभी नुब्रा साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहाँ कई खंडर हो चुकी इमारतें हैं, जैसे राजा का महल या लांगचेन खार या हाथी महल और गुला किले। इनके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पास में श्योक नदी होने के कारण कुछ ज़मीन जो उपजाऊ है, जहाँ पर खुबानी, सेब और जौ जैसी खेती हो जाती है। यहाँ कई गेस्ट हाउस, कैंप, टेंट और होम स्टे हैं, जहाँ पर 1500 से 3000 रुपये के बीच स्टे मिल जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हुंडर में 269 घर और 1179 जनसंख्या थी। नॉर्मली यहाँ शाम 5 से रात 11 बजे और सुबह 7 से 9 बजे तक बिजली आती है। वैसे ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए पूछना सही रहता है, ताकि यहाँ बाद में बोलो कि यार लाइट आई नहीं रही तो हम मोबाइल चार्ज कैसे करें। यहाँ ज़्यादातर जो है सूर्य लाइट से आपको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। यहाँ से दिस्कित शुरू हो रहा है। दिस्कित से हुंडर करीब 7 किलोमीटर है। आपको सामने ऊंची पहाड़ी पर एक स्टैचू दिख रही है ना, हमें फ़िलहाल वहीं तक पहुंचना है, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकना पड़ा। रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 सीसी पर लगा लगेज कैरियर 2 जगह से टूट गया है, जिस पर वेल्ड करा रहे हैं।
तीसरी बार हो रहा बेल्ट। हाँ, एक जगह पर बेल्ट हो गया। अब मजबूती चेक करने के लिए दुकान वाले इस पर खड़े हो गए कि ले अब टूट। हालांकि ये टूटेगा या नहीं ये तो खैर बाद में पता चलेगा, जब इस पर सामान ढोकर आगे काफ़ी लंबी दूरी हम तय करेंगे, क्योंकि इससे पहले कारों में भी इस पर वेल्ड किया जा चुका है। पहले भी ये टूट गया था। नीचे दूसरी जगह को भी वेल्डिंग मशीन से चिपकाया जा रहा है। लगेज कैरियर को ठीक करने के बाद हम पहाड़ी पर बनी बौद्ध जी की स्टैचू की ओर बढ़ रहे हैं। चूँकि ये हाइट पर है इसलिए घूमते घूमते ऊपर जाना है। नुब्रा तहसील का हेडक्वार्टर और नुब्रा सब डिवीज़न में बसा दिस्कित सी लेवल से 3140 मीटर की हाइट पर है। 2011 की जब जनगणना हुई थी तो यहाँ 344 परिवार थे, जिनकी जनसंख्या 1760 थी। अगर आप हंडर में नाइट स्टे नहीं करना चाहते तो यहाँ भी दिस्कित में भी कहीं होम स्टे, होटल और गेस्ट हाउस हैं। ये नुब्रा रीजन में लद्दाख का मेजर टाउन है, जिस कारण यहाँ पर सब सुविधाएं हैं। पेट्रोल, स्टे, फूड, ATM, बिजली, नेटवर्क, अस्पताल, मैकेनिक सब मिल जाएगा। यहाँ पर तिब्बती बौद्ध संस्कृति का गहरा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है यही लोग हैं। ऊपर जाने के लिए 30 रुपये का एंट्री टिकट लेना होगा, जो अब शायद 40 रुपये हो गया होगा, क्योंकि ये वीडियो पुरानी है। लेफ़्ट साइड की ओर म्यूजियम है, जिसके अंदर लद्दाख की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। एयरटेल, जियो और BSNL पोस्टपेड सिम के नेटवर्क आ जाते हैं। हो सकता है कभी ना भी आए। यहाँ पर वाहन खड़ा करके आगे पैदल जाना होगा। नीचे से ऊपर जाने के लिए राउंड सर्कल बना है, जहाँ प्रेयर व्हील्स को क्लॉकवाइज घुमाते हुए ऊपर चढ़ते हैं। बौद्ध धर्म, खासतौर पर तिब्बती बौद्ध परंपरा में इन प्रार्थना चक्र का विशेष महत्व है। ये धर्म चक्र का प्रतीक माने जाते हैं। इन पर कई बार बुद्ध के मंत्र लिखे होते हैं, जैसे ओम मणि पद्मे हुम, ऐसा कुछ। माफ़ कीजिएगा अगर गलत उच्चारण हुआ हो तो। कहा जाता है कि इन्हें घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने से पॉजिटिव एनर्जी, मन की शांति, बुरे कर्मों का नाश होता है। मंत्र जाप करते हुए घुमाएंगे तो और ज़्यादा फल मिलेगा, ऐसी मान्यता है। ऊपर आ चुके हैं। ये है सी लेवल से 10,310 फीट की ऊंचाई पर बनी 106 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्ध जी की मूर्ति। मैत्रेय बुद्ध को भविष्य का बुद्ध कहते हैं। बौद्ध धर्म में मान्यता है कि गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी भविष्य में मैत्रेय बुद्ध के रूप में धरती पर अवतार लेंगे। जैसे हिंदू धर्म में कल्कि भगवान का अवतार माना जाता है, ऐसे ही इनके बारे में यहाँ कहा जाता है। ये बैठी हुई मुद्रा में है, जिनका मुंह पाकिस्तान की तरफ तथा श्योक रिवर की ओर है। बोला जाता है कि इस मूर्ति को 3 कारणों से बनाया गया है। पहला, दिस्कित गांव की सुरक्षा, दूसरा, पाकिस्तान के साथ युद्ध को रोकना, और तीसरा, शांति बनाए रखना। स्टैचू का निर्माण अप्रैल 2006 में हुआ था और 2010 में दलाई लामा जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बनाने में ज़्यादातर रुपए जो आए वो डोनेशन में आए थे। मूर्ति में 8 किलो गोल्ड यानी कि सोने का यूज पॉलिश और फिनिशिंग में किया गया है। साथ ही लाल गुलाबी रंगों और आभूषणों से मूर्ति को सजाया गया है। प्रतिमा के अंदर बौद्ध टेम्पल है, जिसके अंदर पवित्र ग्रंथ, रत्न, मूर्तियाँ और फोटो रखे हैं। हाँ, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। ऊपर से नुब्रा वैली का शानदार व्यू मिलता है और सनराइज या सनसेट जब आप देखोगे तो अच्छा लगेगा यहाँ से। पूरे लद्दाख में नुब्रा वैली एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा हरियाली है। अब स्टैचू से करीब 800 मीटर की दूरी पर बनी मोनेस्ट्री की ओर चलते हैं। यह है बौद्ध स्टैचू के पास वाली पहाड़ी पर बनी दिस्कित मोनेस्ट्री, जो कि नुब्रा वैली का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जिसकी स्थापना 1433 में चांगजेम शेराव जंगपो जी ने की थी। माफ़ करना उच्चारण में कुछ इधर उधर हुआ हो तो, गलती हुई हो तो। इसे दिस्कित गोम्पा भी कहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए करीब 180 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। दर्शन करने का चार्ज 40 रुपये है। ये मोनेस्ट्री सी लेवल से 10,300 फीट की ऊंचाई पर है, जो बौद्ध धर्म के गेलुग्पा संप्रदाय यानी येलो हैट से संबंधित है। मोनेस्ट्री के अंदर कई पुरानी बुद्ध और रक्षक देवताओं की मूर्तियाँ, तिब्बती ग्रंथ, वॉल पेंटिंग्स,
प्रार्थना हॉल हैं। इसमें करीब 100 से ज़्यादा भिक्षु मोंक्स रहते हैं। यहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल दोस मोचे है, जो आमतौर पर फरवरी में मनाया जाता है, जिसे बलि का बकरा स्केप गोड भी कहा जाता है। इसमें मुखौटा यानी मास्क पहनकर नृत्य डांस किया जाता है। इस मठ से जुड़ी एक मान्यता यह है कि एक मंगोल राक्षस मठ के आसपास रहता था, जिसे बौद्ध अनुयायियों ने कई बार मारकर बाहर फेंक दिया था, लेकिन वो बार बार जिंदा होकर यहाँ पर आ जाता था। अंततः उसके सिर और हाथ काटे गए और फिर फेंक दिया गया, फिर वो नहीं आया। मान्यता है कि उस राक्षस का सर यानी कि सिर और हाथ आज भी मठ के भीतर रखे हुए हैं। मोनेस्ट्री के नीचे दिस्कित गोनपा स्कूल है। हुंडर और दिस्कित देखने के बाद अब आगे सफ़र जारी करते हैं। नीचे हरियाली के बीच दिस्कित गांव है। हम दिस्कित गांव से आगे निकल आए हैं। ये जिप लाइन आपने एपिसोड 7 में भी देखी होगी, वहाँ मैंने डिटेल के साथ इसके बारे में बताया था। हमें यहाँ से नीचे उतरना है। ये सैंड ड्यून्स का खुला मैदान खलसर डेजर्ट हिमालयन एडवेंचर पार्क है, जहाँ पर 2.3 किलोमीटर की दोनों साइड जिप लाइन है। साइकिल जिप लाइन, एटीवी राइड और बंजी फ्री फॉल जैसे एडवेंचर होते हैं। एटीवी राइड के 1000 से 1500 रुपये लगते हैं। साइड में लिखा है कि यहाँ भाग मिल्खा भाग फिल्म के सीन की शूटिंग हुई थी। पता नहीं हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन लिखा हुआ है। ऐसे ही कई फिल्मों का कुछ भी पोस्ट लगा देते हैं, कुछ कुछ जगह पर मैंने देखा है। ये नुब्रा वैली का पेट्रोल पंप है। ये नुब्रा चौक या टी मोड़ है, जहाँ से अलग अलग जगहों के लिए रास्ते जाते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड से जाते हैं तो 17 किलोमीटर बाद सुमूर और 40 किलोमीटर दूरी पर पनामिक आएगा। इसी रास्ते पर फिर पनामिक से 63 किलोमीटर दूरी पर सियाचिन बेस कैंप पहुंच जाओगे। टी मोड़ पर कुछ रेस्टोरेंट बने हैं, भूख लगी है तो कुछ खा लेते हैं। सफ़ेद रंग के 8 बौद्ध स्तूप हैं, जो धार्मिक संरचनाएं होती हैं। खाना खाने के बाद हमें इसी रास्ते से आगे बढ़ना है। थोड़ी दूर आगे से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। नुब्रा वैली में सियोक रिवर पर जून से सितंबर के बीच रिवर राफ्टिंग का भी आनंद ले सकते हैं। दिस्कित से 22 किलोमीटर की दूरी पूरी करके हम खलसर या खलसार गांव में एंटर कर चुके हैं। कहते हैं कि यहाँ पर इस साइड से नुब्रा वैली समाप्त होती है। सी लेवल से 3264 मीटर की हाइट पर बसे इस गांव की 2011 के हिसाब से जनसंख्या 98 थी। गांव की खास बात यह है कि यहाँ पुरुषों की 1000 संख्या पर 1649 महिलाएं हैं, यानी मैन से ज़्यादा वुमेन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। अभी तो ये कुछ नहीं भाई साहब, खारदुंगला पास तक कठिन चढ़ाई आने वाली है आगे, और बारिश भी मिलेगी। यानी खलसर से खारदुंगला तक चढ़ाई है, उसके बाद खारदुंगला से लेह तक उतराई, सब हो जाएगा। ये खलसर की ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट है। यहाँ परमिट चेक नहीं होगा, वो नॉर्थ या साउथ पुल्ली पर देखा जा सकता है। बोर्ड पर स्थानों की दूरियां देख सकते हैं। नीचे घाटी में सियोक रिवर बह रही है। रोड पर कोई सेफ्टी नहीं है, थोड़ी सी भी भूल चूक जीवन पर भारी पड़ सकती है। और भैया ये लद्दाख है, जहाँ आना अपने आप में एक एडवेंचर है, वो भी बाइक से। एंजॉय के साथ रिस्क भी होता है, इसलिए तो एडवेंचर कहा जाता है। इसलिए बाइक से हर कोई लद्दाख नहीं जा पाता। अगर आपने कर लिया है तो अपने आप को भाग्यशाली समझो कि यार लद्दाख होकर आ चुके हैं। हम लद्दाख पहली बार जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं पर कुछ और जानकारी दे दी गई हो या कुछ गलती हो गई हो, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि भैया पहली बार है, रास्ते इतने ज़्यादा जानकार नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप तक सही
और सटीक जानकारी दे पाऊँ, इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की है। और जब मैं ट्रैवल कर रहा था वहाँ भी मैंने अच्छा खासा आसपास को देखा है। यहाँ से लेह जाने के दो रास्ते हैं। अगर सीधे रास्ते से जाते हैं तो अघम, शक्ति और कारू होते हुए लेह आता है, जो यहाँ से करीब 138 किलोमीटर है। अघम से चाहें तो पेंगोंग लेक भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको अघम के बाद सियोग जाना होगा, फिर दुरबुक और तांग से होते हुए पेंगोंग झील पहुंच जाएंगे। यहाँ से पेंगोंग की दूरी देखें तो वो 130 किलोमीटर है। हम पेंगोंग लेक जो एपिसोड 6 में ही कर आ चुके हैं, इसलिए अब दूसरे रास्ते से ले जाएंगे। इस रास्ते से खारदुंगला विलेज 20 किलोमीटर, नॉर्थ पुल्लू 40, खारदुंगला टॉप 53, साउथ पुल्लू 67 और लेह 92 यानी 92 किलोमीटर है। पीछे नुब्रा वैली में हरियाली थी, लेकिन यहाँ वीरान नज़र आ रहा है। क्योंकि हमें खारदुंगला होते हुए जाना है, जो सी लेवल से 3559 मीटर की हाइट पर है, तो वहाँ पहुँचने के लिए ऊंचाई पर बढ़ते रहना होगा। पहाड़ों का रंग बदल गया है, जो गुलाबी, भूरा या फिर बैंगनी टोन जैसा दिख रहा है। एपिसोड 4 में पांग से पहले हमने बात की थी कि लद्दाख में कुछ जगहों पर पहाड़ों का कलर चेंज क्यों हो जाता है। कहीं पर भूरा, लाल या फिर नारंगी मिलेगा। इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक ये है कि यहाँ की चट्टानों में आयरन ऑक्साइड है। बाकी तो हम पहले बता चुके हैं। जाम लगा है, आगे साइड से पहाड़ की कटिंग चल रही है। सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। वैसे तो दिस्कित से लेह 115 किलोमीटर है, जिसमें कहने को 3 घंटे का समय लगता है, पर कुछ जगह पर ख़राब सड़क और मरम्मत कार्य चलने से इसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा भी लग सकता है। वैसे तो लद्दाख में अब ज़्यादातर सड़कें अच्छी हो गई हैं, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत टूट फूट का रास्ता भी आ सकता है। खारदुंग विलेज 10 किलोमीटर बचा है। सड़क तो अच्छी आ गई, लेकिन ऊपर देखो, बारिश का माहौल बन रहा है यार। आगे बूंदाबांदी मिलेगी। लद्दाख में मौसम कभी भी बदल सकता है। आमतौर पर यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन बर्फ़बारी से पहले थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है। सामने पहाड़ पर कोहरा दिख रहा है, वो पानी लिए हुए बादल हैं। आगे बारिश का रिस्क है, इसलिए हमने यहाँ पर बाइक रोकी और रेनकोट पहन लिया। रेन शुरू हो चुकी है, बहुत ठंड लग रही है। अगर आप लद्दाख आ रहे हैं तो पूरी तैयारी से चलें। साथ में रेनकोट, गर्म कपड़े, जैकेट, दवाइयाँ और जो भी ज़रूर लगे वो सब रख लें। पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। हमारे साथ जो कर्नाटक के साथी हैं उनके पास रेनकोट तो नहीं है, पर उन्होंने बाइक राइडिंग जैकेट पहना हुआ है। मैं और मेरा दोस्त जो एक बाइक पर सवार हैं, हमने कोई राइडिंग जैकेट नहीं ली क्योंकि महंगी थी यार लेकिन सेफ्टी के लिए एल्बो एंड नी गार्ड खरीद लिया था, जिससे कम से कम हाथ पैर तो बचे रहे। बूंदें तेज़ हो गई हैं, ऐसे में बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम रुक भी तो नहीं सकते ना। जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर अगले गांव पहुँचना है। बाइक मेरा मित्र चला रहा है।
यहाँ से खारदुंगला विलेज शुरू हो रहा है, जो खलसर से करीब 22 किलोमीटर है। गांव में पेड़ पौधे हरियाली हैं, खाने को ढाबे और रेस्टोरेंट है। स्टे के लिए कुछ टेंट और गेस्ट हाउस बने हैं। सी लेवल से 3975 मीटर की हाइट पर बसे इस विलेज से आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इसी नाम से एक टॉप भी है, यानी कि पहाड़ी का हाईएस्ट एरिया, जिसको खारदुंगला पास कहते हैं, जो यहाँ से 32 किलोमीटर आगे है। तो खारदुंगला विलेज और खारदुंगला, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। एक गांव है जबकि दूसरा टॉप है, यानी कि पहाड़ी की चोटी। 2011 की जनगणना में यहाँ 144 परिवारों में कुल 468 लोग रहते थे। गांव के लोग जौ और मटर की फसलें बोते हैं। खाना खाने के बाद हमें सामान से लदी ये साइकिल दिखी। बाइक से लद्दाख जाने में भी काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन ये व्यक्ति जो है साइकिल से सफ़र कर रहे हैं, बड़ी बात है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये बता रहे हैं कि ये मुंबई से यहाँ तक साइकिल से ही आए हैं और नॉर्थ ईस्ट भी पूरा कर चुके हैं। उम्र 56 साल इन्होंने बताई। ये कुछ बता रहे हैं तो थोड़ा सुन लेते हैं। पूरा रास्ता घूमता हूँ, तो गुजरात में ही 4500 किलोमीटर किया, फिर राजस्थान में 4300 किलोमीटर, मतलब पूरा। आपकी उम्र क्या कवर कर। मैं तो 56 बच्चा हूँ। अच्छा हाँ, तो सिर्फ उम्र तो यहाँ होती है। तो बीच में दिक्कत नहीं होती, मतलब हाँ जी, थकापन या ऑक्सीजन की कमी ऐसा कुछ होता नहीं? नहीं होता है। जब ऊपर गया तो आई वॉज ऑलमोस्ट 100 मीटर पे रुकना पड़ता था, इतना ऐसा। तो कब से कर रहे हैं साइकिल से यात्रा? अभी 16 महीना हो गया है रास्ते पे। 16 महीने। हाँ, तो क्या अचानक ही शौक लगा या पहले से ही, मतलब पहले से प्लान था कुछ? ताइवान मैं बहुत कंट्रीज घूम के आया। ताइवान, ईरान, तुर्की, जॉर्जिया साइकिल पे घूम के आया। तो फिर ये कोरोना का आया तो फिर वीज़ा कुछ मिलने को प्रॉब्लम, तो मैंने सोचा कि अभी अपना देश देखूं। तो 1 साल के लिए मैं निकला और परमानेंट हो गया। अभी मैं वापस काम पे जाने वाला ही नहीं हूँ। अभी पूरा ये इतना मज़ा आता है ना, अभी ट्रैवलिंग ही। फैमिली सहमत है ट्रैवलिंग से आपकी साइकिल से? हाँ। यहाँ वो हम कुछ कर रहे हैं जो लोग नहीं करते हैं, मतलब जनरली लोग नहीं करते हैं। तो अभी तो आप ऊपर जा रहे हैं ना, ले जा रहे हैं या ले से आ रहे हैं? नहीं, अभी चढ़ना है खड़ूंगला। अच्छा, क्योंकि मुझे जगह देखनी है, संस्कृति देखनी है, लोगों को देखना है, तो मैं धीरे धीरे जाता हूँ। तो आप बीच में बोर नहीं होते? बोर अकेले चल बोर नहीं होता है, कभी बोर नहीं होता, कभी भी नहीं। तो 1 महीने में मैंने अपनी ऑफिस में सब बंद कर दिया, सब काम वापस कर दिया और निकल गया। इतना प्लानिंग नहीं कर सकते। एक्चुअली मैं कुछ प्लानिंग करता ही नहीं हूँ। वो दिन भी मैं क्या करने वाला हूँ मुझे मालूम नहीं, कहाँ सोने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। पर बाहर सोता हूँ, इतना आनंद आता है, क्या मज़ा आता है बाहर सोने का। सब तारे दिखते हैं। तो वीडियो भी बनाते हो क्या? वो स्टैंड लगा हुआ है ना। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? ले अच्छा, नहीं। शौक बड़ी चीज़ है भाई साहब। अगर आप सक्षम है, समर्थ है, पास में पैसा और समय दोनों है, तो भैया अपनी इच्छाएं समय रहते हुए पूरी कर लीजिए, वरना समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। वो गाना है ना, समय बड़ा बलवान। खारदुंग गांव से वो सामने पहाड़ की चोटी देख रहे हैं, हमें उससे भी आगे ऊंचाई तक जाना है और शायद उसी के आसपास ही खारदुंगला होगा। दूर से राह भले ही आसान दिखे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हकीकत सामने आती जाएगी। सामने काले बादल छाए हुए हैं, यानी खारदुंगला की चढ़ाई चुनौती भरी होगी। पुल के नीचे शायद खारदुंग नाला बह रहा है, जो बाद में सियोक नदी में मिल जाता है। यहाँ से हमें घूम घूम कर चढ़ना है उधर, वो जो है ना चोटी,
शायद वो होगा खारदुंगला पास। मोबाइल में शायद आपको ना लग पा रही हो ठीक, लेकिन वैसा बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत ऊंचाई है। रास्ता कच्चा लेकिन चौड़ा है, साइड में रेतीले पहाड़ हैं। चूँकि ये वीडियो पुरानी है जिसमें कच्ची सड़क दिख रही है, अब शायद पक्की सड़कें बन गई होंगी। बहुत हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं। सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। लद्दाख और सीमावर्ती राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सड़कों पुलों का काम कौन देखता है? वो देखता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा सड़क संगठन, BRO। लद्दाख में लोकल लोगों के साथ ज़्यादातर यहाँ सड़कों पर काम करने वाले लोग बिहार और झारखंड राज्य से होते हैं। ये बहुत मेहनती लोग हैं यार। अपने घरों से 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहकर यहाँ काम करना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, कड़ाके की ठंड होती है और परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं। इतने में यहाँ पर डटे रहना बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि पहाड़ केवल घूमने के लिए अच्छे होते हैं, वहाँ रहना और काम करना उतना ही चुनौती भरा होता है। चाहे ये काम करने वाले लोग किसी भी राज्य से हो, इनकी मेहनत और लगन को सैल्यूट है। देखते हैं ये डबल लेन रोड कब तक जारी रहती है। हमें घूम घूम कर ऊपर चढ़ना है। यार सड़क बहुत मस्त है। जैसे कि पहले बताया कि लद्दाख में अब रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। अगर कोई कई वर्षों पहले लद्दाख गया होगा, आपका कोई मित्र, सगा संबंधी या फिर कोई भी, तो उससे पूछ लीजिएगा कि पहले सड़कों की क्या स्थिति होती थी और अब देखो क्या गजब रोड बनाई है। वो तो ये वीडियो पुरानी है, अब तो और अच्छी बन गई होगी। जब से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से बहुत सुधार हुआ है, तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। आने वाले समय में मनाली से लद्दाख तक ट्रेन चलाने के बारे में भी सर्वे हो चुका है, जिसे पूरा होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। चलो आज ना सही 10 साल, 15 साल या 20 साल बाद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देखने को मिलेगा ही ट्रेन का। मतलब चल तो जाएगी, भले ही पूरे एरिया में ना चले, कुछ एरिया में तो चलेगी यार। मनाली से आगे तो खिसकेगी, या मनाली तक भी पहुंच जाए कुछ आने वाले सालों में, तो उसमें भी गनीमत है। सोचो कि जब ट्रेन चलने लग जाएगी तो दिल्ली से मनाली और मनाली से लद्दाख तक का सफ़र कितना आसान और खूबसूरत हो जाएगा। कल्पना मात्र से ही कितना अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन उसमें अभी बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। हो सकता है कि हम रुड़क जाएं। जब बने तो हम अपनी इच्छाओं को यहीं पर थाम लेते हैं। ये स्थान है खारदुंग विलेज से 17 किलोमीटर दूर नॉर्थ कुल्लू। यहाँ पुलिस चेक पोस्ट पर परमिट चेक हो सकता है। 4663 मीटर की ऊंचाई पर बस इस जगह पर खाने की कुछ दुकानें और रहने के लिए टेंट मिल जाएंगे। लेकिन इतनी हाइट पर स्टे करना सही नहीं रहता। अगर रुकना है तो खारदुंगला पार करके किसी दूसरी नीचे जगह पर रुक जाइए। यहाँ से काराकोरम रेंज दिखाई देती है। चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी के लिए आपका नाम तथा वाहन नंबर लिखा जा सकता है, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मान लो कहीं आप गुम गए, भगवान ना करे, तो फिर संपर्क तो कर सकेंगे ना कि यहाँ चेक पोस्ट से कि भाई ये व्यक्ति यहाँ पर इस टाइम आया था, देखो नाम लिखा हुआ है, तो फिर उससे आगे ढूंढेंगे। तो ये अपनी सुरक्षा के लिए ही होता है। अगर यहाँ पर परमिट नहीं देखा जाता तो हो सकता है कि साउथ कुल्लू पर चेक हो जाए। चलिए जब परमिट की बात हो ही गई है तो देख लेते हैं कि ये कैसे मिलेगा। देखिए लेक के आसपास के क्षेत्र जैसे खारदुंगला, पेंगोंग लेक, सियो मोरेरी लेक तथा नुब्रा वैली में दिस्कित, हुंडर या हंडर जैसी जगहों पर घूमने के लिए इनर लाइन परमिट लेना होता है। वैसे तो अब लद्दाख में ये परमिट हटा दिया गया है, लेकिन इसकी जगह 400 रुपये की एनवायरनमेंट फ़ी लगेगी। साथ ही आप जितने भी दिन का परमिट लेना चाहते हैं उसमें 20 से गुणा कर लीजिए। जैसे अगर 8 दिन का चाहिए तो 20 गुणा 8 यानी कि 160 रुपये वाइल्ड लाइफ फ़ी और देनी होगी। यानी कि 400 प्लस 160, 560 रुपये में आपका 8 दिन का ये परमिट बन जाएगा। परमिट का नाम भले ही बदल दिया गया हो, लेकिन ये भी तो एक तरह का परमिट है ना यार। ये लेह के DC ऑफिस से मिल जाता है। और अगर ऑनलाइन करना है तो इसके लिए 2 ऑप्शन है ऑनलाइन अप्लाई के लिए। एक लेह टूरिस्ट मैनेजमेंट ऐप
और दूसरा LAHDC लेह permit.in वेबसाइट का। इन तरीक़ों से आप आसानी से परमिट ले सकते हैं। ये प्रोसेस कैसा होगा ऑनलाइन वाला, ये मैंने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करके यहाँ पर बता दिया है। तो मैं मोबाइल के द्वारा आसान तरीके से बता देता हूँ कि परमिट कैसे लेना। तो लेह टूरिस्ट मैनेजमेंट ऐप हमने खोल लिया, इस पर डोमेस्टिक जो लिखा है इस पर टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब डिटेल भरनी है, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, स्टेट, आईडी क्या दे रहे हैं, आधार, पैन या वोटर आईडी जो भी कुछ है, यहाँ पर उस आईडी का नंबर, परमानेंट एड्रेस, डेट, यह इश्यू परमिट डायरेक्ट लिख करेंगे हम, और डेट ऑफ अराइवल यहाँ पर डालनी है, यानी किस तारीख को आप आ रहे हैं। ये सब भर के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब डिटेल हमने भर दी। ये ऐसे ही डिटेल भरी है, सही नहीं है, केवल आपको दिखाने के लिए कि परमिट कैसे बुक होता है, कुछ भी हमने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद करेंगे सबमिट पर टच, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेचुलेसन दे रहा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका। अब हमें करना है इश्यू इंडिविजुअल परमिट। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो दूसरे वाले पर टच कर सकते हैं, हम करेंगे इंडिविजुअल पर। इसके बाद आपकी ये डिटेल खुल जाएगी, जैसे नाम, स्टेट और आईडी नंबर ऊपर लिखा जाएगा। उसके नीचे आपको डेस्टिनेशन चुननी है कि आपको कहाँ जाना है। जैसे कि अगर नुब्रा वैली सब डिवीज़न में जाना है, जैसे कि खारदुंगला या खारदुंगला पास, दिस्कित, हुंडर, तुर्तुक वगैरह, तो नंबर 2 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पेंगोंग लेक के एरिया में जाना है, जैसे खारू, चांगला, दुर्बुक, तांगसे, लुकुंग, तो यहाँ पर नंबर 5 पर। इसके बाद जैसे ही आपको जहाँ पर जाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ओनली लेह सिटी का भी यहाँ पर है, देखते जाइए कहाँ कहाँ पर डिटेल है। हानले का भी है, और उसके नीचे सियाचिन बेस कैंप जाना है, तो यहाँ पर नंबर 20 पर हम टच करेंगे, और इसी तरह काफ़ी सारी डिटेल दी हुई है। इसके नीचे डेट ऑफ अराइवल डालना है, यानी कि इस सर्किट में आप कब आ रहे हैं और कब तक यहाँ पर रहेंगे। तो हमने मान लीजिए डाल दिया कि 1 जून को आ रहे हैं हम, ठीक है। और कब तक रहेंगे, 8 दिन का हम डाल देते हैं, ओके, ठीक है। ये सब डिटेल डालकर हम करेंगे सबमिट। अब यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश है, उसको पढ़ लीजिए। अब करेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद खुल जाएगा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट कितना होगा वो देखते हैं अभी। ये यहाँ पर देखिए फ़ीस लिखी हुई है, जैसे एनवायरनमेंट फ़ीस 400 रुपये कटेगी, और वाइल्ड लाइफ फ़ी 160, यानी कि कुल 8 दिनों का हमारा 560 रुपये का परमिट बन जाएगा। इसके बाद करेंगे पे नाउ पर, तो डिटेल हमारे सामने सब खुल के आ जाएगी कि कौन से माध्यम से आपको पेमेंट करना है, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जो भी करना है आप यहाँ पर कर दीजिए। यहाँ पर हम कर दीजिए प्रोसीड नाउ पर। 560 रुपये आपको पे करने हैं, कोई से के भी थ्रू कर दीजिए। अगर नेट बैंकिंग है तो यहाँ पर डिटेल डालकर आपका पेमेंट कट जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वेबसाइट से करना तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि LAHDC लेह permit.in वेबसाइट से आपका बुक हो जाता है। हमने कारू में साइबर कैफ़े से ऑनलाइन परमिट बनवाकर 5 कॉपी प्रिंट निकलवा लिया, लेकिन हम लद्दाख में जहाँ भी घूमे कहीं पर भी PDF या हार्ड कॉपी किसी भी रूप में परमिट नहीं देखा गया। हाँ, चेक पोस्ट पर नाम और वाहन नंबर की एंट्री होती थी, लेकिन कहीं भी परमिट चेक नहीं हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ना बनवाए। अगर सरकार कह रही है तो बनवा लो, क्या पता कब चेक हो जाए और फिर आपको वापस लौटना पड़े। इसलिए तैयारी करके रखें, चाहे वो काम आए या ना आए। हम पहुंच चुके हैं इस रूट की सबसे ऊंची जगह पर, वो है खारदुंगला, जिसको ज़्यादातर लोग खारदुंगला पास कहते हैं। लेकिन एक बात समझिए कि ला और पास ये दोनों शब्दों का सेम अर्थ होता है, इसलिए दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। चाहे तो आप खारदुंगला कहें या खारदुंग पास, एक ही शब्द बोला जाएगा। ये नॉर्थ कुल्लू से 15 किलोमीटर की दूरी पर बना है पास। देखिए भाई साहब, लद्दाख के मार्ग में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होने वाली है आपको, मेरे हिसाब से वो यहाँ होगी खारदुंगला पास में। ओ भाई हालत ख़राब होगी, आँख देखो कैसी है और होठ देखो। ओ हमारे हालत खराब ऐसा लग रहा है, देख सकते हैं, महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज ना जा पाएंगे भैया, गए यहाँ से निकलने के हमारे दांत के किनारे। कैसा लग रहा है? ये तो बहुत ठंड लग रहा है।
एडवेंचर कुछ हद से ज़्यादा नहीं हो गया? वो बहुत हो गया भाई। भाई तीसरी बार लगा इस यात्रा में कि बस गए, तीसरी बार आपको लगा कि गए हो गया काम। Biker, जी, Indian biker, वेयर आर यू फ्रॉम? Indonesia. इंडोनेशिया। Yeah. ये है खारदुंगला। सबसे ज़्यादा जो आपको एडवेंचर महसूस होगा वो लेह लद्दाख मार्ग में यहीं पर होगा। देखिए स्नोफॉल शुरू हो रही है, हमारी हालत थोड़ी ऑक्सीजन कम है और शरीर का भी थोड़ा हाल बुरा है, लेकिन यहाँ आकर जब प्राइड महसूस हो रहा है ना अपने तिरंगे के साथ और अपने फौजी भाइयों के साथ, तो वो कमाल का है। उसके सामने सब परेशानी, सब दुख दर्द दूर हो गए। जय हिंद। बोलो भारत माता के जय, बोलो भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। देखिए आपको जो यहाँ दिख रहा है ना कि वर्ल्ड हाईएस्ट कैफ़े खारदुंगला 18,380 फीट, ये इसकी वास्तविक ऊंचाई नहीं है। दरअसल पहले यही ऊंचाई वाले बोर्ड अक्सर सड़कों पर लिखे दिख जाते थे, तब इसे दुनिया का सबसे ऊंचा टॉप बोला जाता था। लेकिन वर्तमान में मॉडर्न जीपीएस और सर्वे किया गया तो खारदुंगला की ऊंचाई 17,582 फीट आई। आज ये दुनिया में ऊंचाई के मामले में शायद 11वें नंबर पर आता है। सबसे ऊंचा दर्रा उमलिंगला है जिसकी ऊंचाई 19,024 फीट है। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन पास है ना, वो भारत में सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पर भी हाइट अलग लिखी है, जैसे 17,982 फीट, ये भी गलत है। जैसे कि पहले बताया कि असली ऊंचाई खारदुंगला पास की 17,582 फीट है, तो कंफ्यूज मत होना, यही ऊंचाई को सबसे प्रमाणिक माना गया है। हमारा यहाँ पहुँचना बड़ी बात है। सच में एक और रिकॉर्ड या कहे कि यादें हमने अपने जीवन में जोड़ ली, जो हमेशा याद रहेगी। यहाँ गर्मियों में तापमान 20 और सर्दियों में -40 डिग्री के आसपास भी पहुँच जाता है। वैसे तो ये साल भर खुला रहता है, पर भारी बर्फबारी के कारण कुछ समय के लिए बंद भी मिल सकता है। ये कितना कठिन है, बोर्ड पर लिखे वाक्य से पहचान लीजिए कि योर एडवेंचर इज़ आवर डेली रूटीन, यानी जो आपके लिए एडवेंचर है वो हमारे लिए रोज़ का काम है। ये कौन कह रहे हैं? तो ये बोला गया है अपने फौजी भाइयों के लिए। सच में यार यहाँ पर रहना आसान नहीं है। देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना कितने कष्ट सहती है, अपनी कठिनाइयाँ भूलकर वो देश की सेवा करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है, इसलिए 15 से 20 मिनट से ज़्यादा रुकने की सलाह नहीं दी जाती, इसलिए हम भी यहाँ से निकल रहे हैं। अगर स्टॉप पर ज़्यादा देर रुकोगे तो सिर दर्द, उल्टी, पेट खराब या सांस लेने में परेशानी हो सकती है। सांस में मदद के लिए कुछ लोग डायमोक्स या फिर कपूर ले लेते हैं। मैंने ये कभी चीज़ें ट्राई नहीं की, तो मुझे इनके बारे में नहीं पता कि इनसे कुछ हेल्प होती भी है या नहीं। यहाँ मौसम बहुत ठंडा रहता है, इसलिए साथ में पर्याप्त गर्म कपड़े ज़रूर रखें। पानी पीते रहें। यहाँ से लेह 40 किलोमीटर बचता है। इसके एक और नुब्रा घाटी तो दूसरी तरफ सियोग घाटी है। खारदुंगला से 14 किलोमीटर चलने के बाद ये जगह आती है साउथ पुल्लू। समुद्र तल से 4,663 मीटर ऊंचाई पर बने इस स्थान से लेह मात्र 25 किलोमीटर रह जाता है। पहुंचने में करीब 1 घंटा लगेगा। नॉर्थ पुल्लू की तरह यहाँ भी भारतीय सेना और पुलिस चेक पोस्ट है, जहाँ पर आपका नाम और गाड़ी नंबर लिखा जाएगा और हो सकता है कि परमिट भी चेक हो जाए, लेकिन हमारा भाई साहब कहीं हुआ ही नहीं है चेक परमिट। अगर बर्फबारी ज़्यादा हो जाए या मौसम ख़राब हो तो रास्ता साफ़ होने तक खारदुंगला जाने वाले वाहनों को यहीं रोक लिया जाता है। फिर जब रास्ता साफ़ हो तो वो आगे खोल देते हैं, या फिर अगर बर्फ़ ज़्यादा है तो वाहनों में चैन लगाने को भी वो बोल सकते हैं। मित्रों, चलते चलते अब लेह से नुब्रा वैली के हंडर, दिस्कित, सुमूर, तुर्तुक, पनामिक जो भी जगह हैं आसपास, वहाँ घूमने के लिए सस्ता तरीका बता देते हैं। तो कम रुपए में जाने के लिए आप शेयर टैक्सी या फिर बस का सहारा ले सकते हैं। पहले बस की बात कर लेते हैं। तो लेह से नुब्रा वैली बस से कैसे पहुँचें? इसके लिए आपको जिस दिन नुब्रा जाना है उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले लेह के बस स्टैंड पर आपको जाना होगा। वहाँ पता कर लीजिए कि कौन सी बस किस समय जाएगी। लेह बस स्टैंड से लद्दाख के लोकल और आसपास की जगहों के लिए बसें चलती हैं, जैसे लेह टू पेंगोंग लेक, लेह से जंस्कार, पनामिक, चुशुल, तांगसे, हानले, चुमथांग, या फिर लेह से श्रीनगर, लेह कारगिल और किलोंग आदि के लिए।
लेह बस स्टैंड से सरकारी बसें HRTC और JKSRTC की बसें मिलती हैं। ये बसें हिमाचल, पैंगोंग और जम्मू कश्मीर की ओर जाती हैं। लेकिन वहीं पास में जो है प्राइवेट के लिए भी एक बस स्टैंड है, वहाँ से आपको दिस्कित हुंडर के लिए प्राइवेट बस मिल जाएगी। सबसे पहली बस लेह से खारदुंगला, दिस्कित और हंडर के लिए सुबह 8 बजे मिलेगी। इसमें करीब 40 सीट होती हैं। किराया 350 रुपये है। एक दिन पहले बुकिंग कर लोगे तो अपनी पसंद की सीट भी ले सकते हैं। ये 3x2 सीटिंग की बसें होती हैं। लेह से नुब्रा के लिए तो शायद रोज़ की बसें मिल जाएंगी, लेकिन अन्य स्थान जैसे पैंगोंग, हनले, चुशुल के लिए शायद ये बस रोज़ नहीं चलती। ये बसें खारदुंगला विलेज में लंच के लिए रुकती हैं। रही बात खारदुंगला पास की, तो ये वहाँ रुक भी सकती हैं और नहीं भी। ये बस जो है लगभग 2 बजे दिस्कित पहुँचती है। दिस्कित का बस और टैक्सी स्टैंड पास ही में ही है। इस बस में अगले दिन वापस ले जाने की भी एक दिन पहले एडवांस टिकट ले लीजिए कि भाई हमें कल को वापस में जाना है तो हमारी टिकट दे दो एक दिन पहले। उससे अच्छा ये रहेगा कि सीट कंफर्म हो जाएगी। आप बस से लेह से दिस्कित पहुँच गए, उसके बाद हुंडर कैसे जाएँ, तो या तो लोकल टैक्सी कर लीजिए या फिर लिफ्ट पकड़ के भी, लिफ्ट लेकर भी जा सकते हैं। वैसे ये बस हुंडर होते हुए आगे सुकरू ऐसा कुछ नाम है, वहाँ तक भी जाती है, जो हुंडर से शायद 24 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ से तुरतुक 60 किलोमीटर बचता है। वैसे एक बस शायद लेह से तुरतुक के लिए भी जाती है। ठीक है, आप हुंडर पहुँच गए। वापस में अगले दिन लेह के लिए यही बस सुबह 8:30 बजे हुंडर और करीब 9 बजे दिस्कित पहुँचती है और फिर लेह की ओर रवाना होगी। तो इस तरह आप 700 रुपये में लेह से दिस्कित, हुंडर और वापस घूमकर लेह पहुंच गए। मात्र 700 रुपये में, है ना सबसे सस्ता और आसान तरीका। चलो एक और ऑप्शन बता देता हूँ कि अगर आपका मन बस में जाने का नहीं है तो शेयर टैक्सी कर लीजिए। इसके लिए लेह बस स्टैंड के पास ही मार्केट में कई टैक्सी ऑपरेटर कंपनियों की शेयर टैक्सी चलती हैं। ट्रैवल एजेंट के पास एक दिन पहले जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। जैसे ही और कुछ व्यक्ति मिलते हैं तो आपको फ़ोन आ जाएगा कि टैक्सी की व्यवस्था हो गई, आ जाओ। उससे आप लेह से दिस्कित, हुंडर पहुंच सकते हैं। आमतौर पर इन कंपनियों का पैकेज 3 दिन 2 रात का होता है। इसमें नुब्रा और पैंगोंग घुमाकर वापस लेह छोड़ देते हैं। उनकी गाड़ियाँ कैसी होती हैं, तो वो जाइलो, इनोवा जैसी होती हैं। रेट फिक्स नहीं होते, फिर भी अंदाजे के लिए बता देता हूँ कि पर पर्सन करीब 6000 रुपये के आसपास लग सकता है। बाकी सीज़न और आपकी मोल भाव की क्षमता पर डिपेंड करेगा कि कितने रुपए कम कर पाते हैं। दोबारा बता दूं कि अगर आप नुब्रा वैली से लेह जाते हैं तो खलसर से खारदुंगला तक चढ़ाई है, फिर खारदुंगला से लेह तक उतराई है। अंधेरा होना शुरू हो गया है। नीचे लेह सिटी है। वेलकम टू लेह। हम लद्दाख की राजधानी लेह में एंटर कर चुके हैं, जो 3524 मीटर की ऊंचाई पर है। चूँकि हाइट कम है तो शरीर को वातावरण के हिसाब से ढालने के लिए ये सही जगह है। अब तो सरकारी आदेश भी जारी हुआ है कि लेह पहुंचने के बाद पहले 1 या 2 दिन यहाँ रुकना ज़रूरी होता है, ताकि शरीर जलवायु के अनुकूल हो जाए। और जब आप ऊंचाई वाले स्थानों पर जाएं तो AMS की समस्या ना हो। AMS वही होता है जब ऑक्सीजन की कमी से रोग होते हैं, जैसे उल्टी, सर दर्द वगैरह, तो वो ना हो, इसके लिए लेह में 1-2 दिन ठहर जाइए, उसके बाद ही कहीं जा सकते हैं। हमारी एडवांस में होटल की बुकिंग नहीं है, देखते हैं कहाँ पर स्टे मिलता है। लद्दाख घूमने के लिए लेह जगह जो है बेस की तरह काम करता है। हम तो खैर अलग रूट से आए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पहले लेह आते हैं, उसके बाद दिस्कित, हुंडर, तुरतुक, पनामिक, पैंगोंग या आसपास जाते हैं, या थोड़ा दूर भी जाते हैं। तो उनके लिए लेह आना सबसे पहले ज़रूरी है। लेकिन हम तो कोई दूसरी रास्ता पकड़े थे। आप 2 रास्तों से लेह पहुंच सकते हैं। पहला हिमाचल के मनाली द्वारा, जिससे हम आए हैं, और दूसरा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए, जिससे हम वापस जाएंगे। यानी कि मनाली से हम आए हैं और श्रीनगर के माध्यम से बाहर जाएंगे। लेह सिंधु नदी किनारे बसा है, जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 30,870 थी। जितने टोटल यहाँ लोग हैं, जितनी जनसंख्या है, उससे ज़्यादा तो कई गुने टूरिस्ट आ जाते हैं। यहाँ लद्दाखी भाषा बोली जाती है, पर हिंदी भी आसानी से बोल एवं समझ लेते हैं। तो वापस भी
लेह में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म 77.30% है। दूसरे नंबर पर हिंदू धर्म 13.78%, फिर इस्लाम 8.16% और सिख धर्म 2.7% है। लेह में खुद का लेह कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट है। इसके लिए दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर आदि जगहों से फ़्लाइट लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं। लेह में घूमने की कई जगह हैं जिनके बारे में अगले एपिसोड में डिटेल के साथ देखेंगे। फ़िलहाल उनके नाम जान लेते हैं। जैसे लेह पैलेस, 17वीं शताब्दी में बना ये महल लद्दाख के शाही परिवार का पूर्व निवास हुआ करता था। हॉल ऑफ फेम, इनमें भारतीय सेना द्वारा बनाया गया म्यूजियम है, इसमें युद्ध में शहीद वीरों के बारे में बताया गया है। तीसरी जगह शांति स्तूप है, जो सफ़ेद गुंबद वाला बौद्ध स्तूप है। लेह मार्केट में शॉपिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा मार्केट है। इनके अलावा लेह में और भी टूरिस्ट पैलेस हैं जिनको एपिसोड 9 में देखेंगे। विंटर में यहाँ का तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है। एक ज़रूरी बात बताना भूल गया कि जैसे आप लेह से खारदुंगला की ओर जाते हैं तो लेह से थोड़ा सा आगे पेट्रोल पंप पार करने के बाद हो सकता है कि कुछ लोकल लोग खड़े आपको मिले जो पूछेंगे कि आपकी बाइक किस नाम पर है, यानी पर्सनल बाइक है या नहीं। अगर आपके खुद के नाम से मोटरसाइकिल है तो आगे जाने देंगे, लेकिन अगर बाइक लद्दाख के बाहर की है या किसी दूसरे व्यक्तियों के नाम की है जो आपके साथ नहीं है तो फिर यहाँ पर वो रोक सकते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि लेह से रेंट की बाइक लो और फिर घूमो, जिससे इनकी दुकान भी चले। जब यहाँ लोकल वालों की बाइक किराए पर जाएगी तो इनकी आमदनी भी होगी। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी बाइक कहीं नहीं रोकी गई और ना ही कुछ पूछा गया। जो मेरा मित्र बाइक चला रहा है, ये बाइक उसके चाचा जी की है, लेकिन रास्ते में हमें कोई रोक टोक नहीं मिली। पर क्या पता जब आप आएँ तो ये लोग मिल जाए और फिर दूसरे नाम की बाइक होने से आपको आगे ना जाने दिया जाए। लेह में हर सुविधा मिल जाएगी। लेह से वापस निकलते समय एटीएम से कैश ज़रूर निकाल लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ जगहों पर यूपीआई से भुगतान या फिर खाने पीने का पेमेंट ना हो। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें ये होटल मिला। चूँकि हम 4 व्यक्ति हैं, एक रूम में तो फिट आ नहीं सकते एक कमरे में, तो इसी कमरे में अलग से 2 गद्दे डलवाए कि इसमें डाल दो भैया 2 अलग से बिस्तर, जिसमें 2 व्यक्ति ऊपर बेड पर सो गए और 2 नीचे शिफ्ट हो गए। ले पहुंचकर आखिरकार हमारी एक तरफ की जर्नी कंप्लीट हो गई, तो थोड़ा एंजॉय करना तो बनता है ना यार। टीवी पर गाने बजाए और ले आने की खुशी में उल्टा सीधा नाचने लगे, जैसा भी जो कोई थिरक पाए वैसे ही डांस करने लगे। हमारे लिए ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, पहली बार लद्दाख आए हैं तो ये कोई आसान काम नहीं हुआ। बहुत मुश्किल और मेहनत से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत कष्ट उठाया है। उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी जगह से बाइक लेकर हम मनाली पहुँचे, फिर वहाँ से पेंगोंग लेक गए, उसके बाद दिस्कित हुंडर, और अब हुंडर से यहाँ लेह तक करीब 1500-1500 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। ये हमारे अब तक की सबसे लंबी यात्रा है जो पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। तो मित्रों, ये था हुंडर से लेह तक का सफ़र। अगर कहीं कुछ कमी रह गई हो, कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलें, मिलते हैं अगले एपिसोड में लेह की लोकल जगहों पर घूमते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।